C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समुंदर, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ एपिसोड नंबर 3। सबसे पहले हम एक नज़र सारे जहाज़ को देखना चाहते हैं। ओहो अच्छा, आओ पहले अरशे की सैर मुकम्मल कर लो। तुम देख ही रहे हो कि ये अरशा है और उसके एक तरफ इंजन रूम है तो दूसरी तरफ चंद कैबिन। बाकी अरशे पर सवाए मस्तूलों के और कुछ नहीं है। ये कैबिन जहाज़ के इंजीनियर और उनके मातहतों के हैं और उनके 10 मातहत हैं। इंजीनियर का नाम जॉर्ज गुलू है। अरशे के नीचे जो मंजिल है उससे निचली मंजिल में जहाज़ के कप्तान और उनके 5 साथी रहते हैं। उससे निचली मंजिल में जहाज़ की हिफाजत के लिए जो अमला मुकर्रर है वो रहता है। सब लोगों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं। सबसे निचली मंजिल माल के लिए है। तुम लोगों के मुल्क से जो माल हमारे मुल्क में जाता है वहाँ रखा गया है। आपने ये नहीं बताया कि हिफाजती अमले की तादाद कितनी है। वो कुल 50 हैं। 50 के 50 असले से पूरी तरह लैस हैं और हर किस्म का असला चलाने के माहिर। बस ये है जहाज़ का ज़ुबानी तारफ़। तुम देखना चाहो तो चारों मंजिलें तफसील से देख सकते हो। जहाज़ का कोई ऐसा कोना जिसका जिक्र आपने ना किया हो। फरजाना ने सोच में गुम लहजे में कहा। क्या मतलब? क्रिस्टल ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि कोई हिस्सा ऐसा भी तो हो सकता है जिसके बारे में आप लोगों ने ना बताया हो और वहीं आपने हमारे मुल्क की उस चीज़ को रखा हुआ है। ओहो ओहो अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है। खैर तो सुन लो, जहाज़ में एक गोशा वाकई ऐसा है, लेकिन हम वो गोशा भी तुमको दिखा देंगे ताकि तुम ये ना कहो तुमको बस नाम की खुली छुट्टी दी गई है। वरना तो जहाज़ का एक हिस्सा ऐसा भी है जो दिखाया ही नहीं जाता। और उसी हिस्से में क्या है, वहाँ हम जहाज़ के कैदी रखते हैं। जहाज़ पर कोई जुर्म भी हो जाता है ना, मसलन अमले में कोई शख्स कोई जुर्म कर बैठता है तो हम उसे कैद में डाल देते हैं और अपने मुल्क पहुंचकर उसे कानून के हवाले कर देते हैं, क्योंकि सज़ा देना अदालत का काम है, हमारा नहीं। एक मर्तबा जहाज़ के अमले में से एक ने चोरी कर ली थी, वो पकड़ा गया। इसी तरह एक मर्तबा 2 मुलाजिम आपस में लड़ पड़े, यहाँ तक कि एक ने दूसरे को मार डाला। चुनाचा कातल को कैद में डाल दिया गया। बस वो हिस्सा इस गर्द के लिए है। तुम लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। क्या इस वक्त भी वहाँ कुछ कैदी हैं? हाँ, 3 कैदी हैं। तो तब तो हम उस जगह को ज़रूर देखेंगे। क्या खबर आप हमारे मुल्क के किसी अहम आदमी को ले जा रहे हों। तुम उन कैदियों को देख सकते हो, क्रिस्टल हंसा। और आप इस जहाज़ पर माल क्या ले जा रहे हैं जो हर साल ले जाते हैं? तुम्हारे मुल्क में बाज़ चीज़ें मट्टी के भाव मिलती हैं और हम उनसे मसनूआत तैयार करके सोने के भाव खुद तुम्हारे मुल्क को फ़रोख्त करते हैं। मसलन फरजाना ने मुंह बनाया। चंद मादनियात जिन पर हमने तजर्बात किए हैं और तुम्हारे मुल्क में जिससे कोई अहमियत हासिल नहीं, बस उस बारे में इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तब फिर हम सबसे पहले उस कैद खाने को देखना चाहते हैं। देखा तुमने? क्रिस्टल अपने मातहतों की तरफ मुड़ा। उनके सर झुक गए। ये क्या बात हुई? आपने इनसे ये क्यों कहा? मैं खुली छुट्टी देने के खिलाफ था, जबकि ये सब चाहते थे तुम लोगों को खुली छुट्टी दी जाए।
ताकि तुम दिल की भड़ास निकाल सको। तो फिर अब क्या होगा? तुम लोगों ने सबसे पहले कैद खाने दिखाने का मुतालबा कर दिया, हालांकि ये तो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं था। आप अपना फैसला तब्दील कर दें, हमारी छुट्टी बंद कर दें, हम खुद ही उसे खोल लेंगे, फारूकी ने जल्दी जल्दी कहा। कैसे? अपनी बंद छुट्टी को फारूक ने फौरन कहा। वो मुंह बनाकर रह गया, फिर बोला, अब जो फैसला होना था हो चुका। अगर तुम अभी उस कैद खाने को देखना चाहते हो तो जा सकते हो। क्रिस्टल तुम लोगों को ले जाएगा। और हाँ, इससे बचकर रहना, ये कोई गलत हरकत ना करना, ये बहुत सख्त गिर है, किसी का लिहाज नहीं करता। आपने बता दिया, अच्छा किया, फारूक ने खुश होकर कहा। चलिए फिर क्रिस्टल साहब, आपके कैद खाने की सैर हो जाए। हूं, चलो। अब वो 4 कलाशनकोफों के साए में आगे आगे चले। वो चारों उनके पीछे थे। क्रिस्टल आगे था, दरमियान में वो थे। क्रिस्टल के हाथ में भी पिस्तौल था। उन्हें सीढ़ियां उतरकर सबसे निचली मंजिल यानी जहाज के तय खाने में जाना पड़ा। सीढ़ियां खत्म होने पर उन्हें बाएं तरफ चलने के लिए कहा गया। अब वो एक पतली सी गली से गुजर रहे थे। उस गली के इख्तिताम पर उन्हें एक दरवाज़ा नजर आया। उस पर ताला लगा था। क्रिस्टल ने जेब से चाबियां निकालकर एक चाबी उस ताले को लगाई। ताला फौरन खुल गया। अब उनके सामने एक गोल मैदान था और जेल नुमा कोठरियां दीवार के साथ साथ बनाई गई थीं। उन कोठरियों के दरवाजों पर लोहे की सलाखें भी थी। क्रिस्टल एक कोठी के सामने जाकर रुक गया। वो भी सलाखों के सामने जा खड़े हुए। अंदर एक शख्स नीम तारीकी में बैठा नजर आया। उसने घुटनों में सर दे रखा था। एक कैदी तो ये है, क्रिस्टल बोला। इसका नाम नहीं बताया जा सकता। खैर, ये साहब तो पीठ बेर कर बैठे हैं, क्या हम इनसे बात भी नहीं कर सकते? कर लें अगर ये जवाब दे सकें तो, क्रिस्टल ने हंसकर कहा। आपका मतलब है ये हमसे बात नहीं करेंगे? मैंने ये नहीं कहा। अच्छी बात है, हम कोशिश किए लेते हैं, फरजाना ने कहा और कोठरी की सलाखों पर हाथ मारकर बोली। ए जनाब, सुनिए, जरा इधर हमारी तरफ मुंह कीजिए। देखिए हम लोग कितनी दूर से आए हैं, इतनी ही दूर से जितनी दूर से ये खुद आए हैं। क्रिस्टल बोल उठा। हम आपसे नहीं, इनसे बातें कर रहे हैं और आप हमें इजाजत दे चुके हैं, लिहाजा दरमियान में ना बोले। महमूद ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छी बात है, आप अपनी कोशिश जारी रखें। सुनिए जनाब, अब महमूद ने सलाखों पर हाथ मारकर उसे मुखातब किया, लेकिन उसके जिस्म में हरकत ना हुई। लगता है ये शख्स अपने होश में नहीं है। आओ तुम्हें दूसरे कैदी के पास ले चलें। वो उस कैदी पर नजर डालते हुए आगे बढ़ गए। साथ वाली कोठरी में एक शख्स लेटा हुआ नजर आया। उस कोठरी में भी नीम तारीकी थी और कैदी साकत। नाम तो आपने इनका भी नहीं बताया। बिल्कुल नहीं। सुनिए जनाब, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कैदी के जिस्म में कोई हरकत ना हुई। उन्होंने मायूसाना अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। आइए अगले कैदी से बात करने की कोशिश कर लें, क्रिस्टल ने तंजिया अंदाज में कहा। वो आगे बढ़ गए। तीसरा कैदी भी घुटनों में सर दिए बैठा नजर आया। उन्होंने उसे भी आवाज दी, लेकिन वो टस से मिस ना हुआ। क्या फायदा हुआ इस मुलाकात का? आप कम अज कम इन कोठरियों के दरवाजे खोल देते, हम अंदर जाकर इनसे बात करने की कोशिश कर लेते। इस हद तक इजाजत नहीं है। चलिए फिर ऊपर चलते हैं, यहाँ ठहरने का क्या फायदा? जरूर चलो, हम तो तुम्हारी ख्वाहिश पर यहाँ आए थे। मैं तो इस सारे काम को फजूल ख्याल करता हूँ। तुम लोगों को और इस गद्दार को तो फौरी तौर पर गोली मारकर समुंदर में गिरा देना चाहिए था। मिस्टर पीटर ने बिला वजह तुम्हें मोहलत दी। आप उनसे कहें वो मोहलत वापस ले लें। मैं ये बात जरूर कहूँगा। अब वो चलने के लिए मुड़े। ऐन उस लम्हे उस कोठरी के कैदी के मुंह से एक आह सी निकल गई। उस आह को सुनकर उनके कान एकदम खड़े हो गए। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी कफियत को छुपाया, क्रिस्टल और उसके साथियों पर जाहिर ना होने दिया और उनके आगे एक एक कदम उठाने लगे। लेकिन अब उन्हें यूं लग रहा था
जैसे उनके कदम मन मन भर के हो गए हों। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उन्हें यूं महसूस होता रहा कि वो अब गिरे। उन्होंने अपनी ऐसी हालत जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। आखिर वो अर्शे पर आ गए। राडक पेटर उस वक्त इंजन रूम के बाहर ड्राइवर से बातचीत में मसरूफ था। उन्हें देखकर फौरन उनकी तरफ मुड़ा। इतनी जल्दी वापस आ गए ये लोग? क्रिस्टल, उन्होंने सिर्फ कैद खाना देखा है और बस। ओह, उसने हैरान होकर कहा, फिर जल्दी से बोला, फिर कैसा लगा इन्हें कैद खाना? कैदियों से बातचीत करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सके। कैदी अपने हवास में नहीं है। शायद कैद ने उनके दिमाग पर बुरा असर डाला है। अब तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? हम अब आराम करना चाहते हैं, बाकी सैर सुबह कर लेंगे। ठीक है क्रिस्टल, इन्हें इनके कैबिन में बंद कर दो। तमाम रात कैबिन के गिर्द पहरे रहेगा। ये लोग हद दर्जे खतरनाक हैं। मैं इनके बारे में अजीबो गरीब बातें सुन चुका हूं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि ये नामुमकिन को मुमकिन बना डालते हैं। आप फिक्र ना करें सर, हम ड्यूटी तब्दील करते रहेंगे। ज्यादा लंबी ड्यूटी किसी के नहीं लगाएंगे और निगरानी करने वाले एक दूसरे से बातें करते रहेंगे ताकि उनमें से किसी को नींद आ जाए तो मालूम हो जाए और उसकी जगह नया आदमी मुकर्रर कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। खास तौर पर ये लोग अब इस कैद खाने की तरफ ना जाएं। ये इसे देख चुके हैं। अब बाकी जहाज की तलाशी लेते रहें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। वो कहता चला गया। ये क्या बात हुई? आप हमें खुली छुट्टी दे चुकी हैं। ये खुली छुट्टी ही थी जिसकी वजह से तुम लोगों को कैद खाना दिखाया गया। अगर हम ना दिखाते तो, राडक पेटर ने जल्द झिल्लाकर कहा, फिर भी हम देख लेते। देखा तुम लोगों ने, ये हमारे सामने कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें कैद खाना ना दिखाते तो भी ये देख लेते। लगता है सर ये अपने बारे में बहुत ज्यादा खुश फहमी में मुब्तला है। कोई परवाह नहीं, इस जहाज पर इनकी सारी खुश फहमी निकल जाएगी। हम बहुत थकन महसूस कर रहे थे, हमें आराम करने दिया जाए। फारूकी ने मुंह बनाया। ओके। अब इन्हें इनके कैबिन में बंद कर दिया गया। ये वही कैबिन था जिसमें उनकी आंख खुली थी। दरवाजा बंद होने पर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उस वक्त तक वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाले रहे थे। अब तो गोया बिल्कुल नढाल होकर लेट गए। उन्हें अपने जिस्मों से जान निकलती महसूस हो रही थी। अब वो आपस में आवाज से बातचीत भी नहीं कर सकते थे और बातचीत के बगैर वो जहाज पर कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं थे। फिर उन्होंने अपना पुराना तरीका शुरू किया, यानी गूंगों की ज़बान में बात शुरू की। और जाहिर है गूंगे इशारों में बातें करते हैं। हम इस आवाज़ को कहीं सुन चुके हैं, कम अज़ कम मैंने यही महसूस किया है, फरजाना ने कहा। तुमने ही नहीं, मैंने भी ये बात महसूस की है, फारूकी ने जल्दी से इशारा किया। बल्कि हमने भी, खान रहमान और प्रोफेसर दाऊद ने भी फौरन कहा। उन्होंने महमूद की तरफ हैरान होकर देखा क्योंकि उसने अभी तक कोई राय नहीं दी थी। क्या बात है, क्या तुम्हें इशारों में बात करनी नहीं आती? आती है, महमूद ने जल्दी से कहा। तब फिर तुमने इस आवाज़ के बारे में राय नहीं दी? इसमें शक नहीं कि आवाज़ सुनी हुई लगती है, लेकिन है किसकी ये बात जहन में नहीं आई। लेकिन मैं और वजह से चुप हूँ। अरे तो वो वजह बता दो ना, फारूकी झल्ला उठा। ये कैद खाना दिखाना उनके प्रोग्राम में शामिल था। उन्होंने खुद हमें जानबूझकर तय खाना दिखाया है, वरना ये खुद से क्यों उसका तय खाने का जिक्र करते। ओह, और उनके मुंह से एक साथ निकला। साथ ही वो सर हिलाने पर मजबूर हो गए क्योंकि अब वो भी साफ तौर पर यही बात महसूस कर रहे थे। तब फिर सवाल ये है कि ये क्या चाहते हैं? ये हमें बताएंगे, लेकिन 1 या 2 दिन बाद, यानी पहले हमें बुरी तरह बेचैन कर देना चाहते हैं। ओहो, आखिर क्यों? ना जाने क्यों बेचैनी और परेशानी है कि बढ़ती ही जाती है। लेकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है? फरजाना ने चौंक कर कहा। क्या कैसे हो सकता है? ये कि ये सब उनका ड्रामा हो। गौर का मकाम है। फिर हम जंजू को किस खाने में फिट करेंगे? क्या उसने भी हमें फ़ोन खुद उनके कहने पर किया है?
नहीं, हमने उसके चेहरे की तरफ देखा था जब वो उसे गोली मारकर समुद्र में गिराने वाले थे। हमने उस वक्त उसके चेहरे पर सच्चाई देखी थी, कोई मकारी नजर नहीं आई थी। लिहाजा मैं अब दावे से कह सकती हूं कि यह ड्रामा नहीं है। हाँ, ये लोग हमसे पुरानी रंजिश रखते हैं, इन्हें मौका मिल गया और अब उस मौके से फायदा उठाकर ये अपनी रंजिश निकालना चाहते हैं। मतलब ये कि इस जहाज पर हमारे मुल्क की कोई कीमती चीज या कोई अहम हस्ती जरूर ले जाई जा रही है। हम उस कैदी की आह सुन चुके हैं, ये हमारे लिए जानी पहचानी है। हम उस कैदी का चेहरा नहीं देख सके और हम पहली फुर्सत में चेहरा देख लेना चाहते हैं। लेकिन कैसे? हम तो यहाँ बंद हैं। फारूकी ने मुंह बनाया। भाड़ में गया ये कैबन, अब हमें हरकत में आना होगा, महमूद ने चिल्लाकर कहा। बिल्कुल ठीक महमूद, शुरू हो जाओ। जहाज पर ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी होंगे। हम 100 आदमियों को देख लेंगे, तब फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो, खान रहमान बोले। उन सब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। महमूद ने अपने जूती की एड़ सरकाई और दरवाजे की दूसरी तरफ वाली लकड़ी पर आजमाने लगा। वो उस दीवार में इतना सुराख कर देना चाहता कि वो एक एक करके वहां से निकल सकें। चाकू लकड़ी को काटता चला गया, यहां तक कि इतना बड़ा सुराख बन गया कि वो निकल सके। सबसे पहले महमूद चाकू हाथ में लिए बाहर निकला। उसने देखा कि कैबिन के उस तरफ कोई नहीं था और ये एक पतली गली सी थी, यानी कैबिनों के पिछली तरफ बन जाने वाली गली, क्योंकि उस गली के सामने ही कैबिन थे और उनके दरवाजे दूसरी तरफ थे। उस तरफ कोई जीरो नहीं था। ये बात उनके लिए सबसे इत्मीनान की थी। ऐसे में फारूकी ने सरगोशी की, हमें अपने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर देना चाहिए, और हाँ, इसकी जरूरत है। इस तरह वो लोग फौरन अंदर नहीं आ सकेंगे। फारूकी अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो उस गली में दबे पांव चलने लगे। गली के सिरे पर आकर फरजाना ने सर थोड़ा सा आगे निकालकर उसकी तरफ देखा। जिस तरफ उनके कमरे का दरवाजा था, वहां क्रिस्टल और उसके तीनों साथी चौकस खड़े नजर आए। वो मुस्कुरा दिए और सीढ़ियों की तरफ बढ़े, जिनसे उतरकर वो निचली मंजिल तक जा सकते थे। आवाज पैदा किए बगैर वो उतरते चले गए। हर तरफ हू का आलम तारी था। वो दिल ही दिल में खुश भी हो रहे थे कि किस कदर आसानी से कैद खाने की तरफ जाने में कामयाब हो गए थे। शायद दुश्मन को उनकी तरफ से किसी ऐसी कार्रवाई की 1% भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो बस दरवाजे की तरफ खड़े निगरानी कर रहे थे। फिर वो कैद खाने तक पहुंच गए। वो सीधे उस कोठरी के सामने जा खड़े हुए जिसके कैदी की उन्होंने आह सुनी थी। सुनिए, महमूद ने सरगोशी की। कैदी उस वक्त लेटा हुआ था। उस वक्त भी वहां बहुत मध्यम सी रोशनी थी। कैदी करवट लिए लेटा हुआ था और उसका मुंह अब भी दूसरी तरफ था। महमूद के मुंह से निकलने वाली हल्की सी आवाज का उस पर कोई असर ना हुआ। अब उसने प्रोफेसर दाऊद की तरफ देखा और दबी आवाज में बोला, अंकल, आप कोई चीज जेब से निकालकर इसके बदन पर मार सकते हैं। ऐसी कोई चीज तो निकल आएगी, लेकिन हम ताला खोलने की कोशिश क्यों ना करें? ओ हाँ, ये ठीक रहेगा। अब उन्होंने ताला खोलने की कोशिश शुरू कर दी। हल्की सी खड़खड़ की आवाजें आने लगी। कैदी उस पर ना हिला ना जुला। आखिर महमूद के चाकू की मदद से ताला खुल गया और वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गए। अब उन्होंने चक्कर लगाया और कैदी की तरफ आ गए। कोठरी में रोशनी बिल्कुल बराए नाम थी। तीनों कोठरियों के बाहर सिर्फ एक जीरो का बल्ब रोशन था। उनके पास भी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उसका चेहरा देख सकते। अब वो सब अकड़ों बैठ गए। खान रहमानी ने कैदी के कंधे पर हाथ रखकर उसे आहिस्ता से हिलाया, फिर कदरे जोर से हिलाया। तब कहीं जाकर उसके मुंह से आह निकली। एक बार फिर वो चौंक उठे। आवाज अब भी जानी पहचानी सी थी, लेकिन उन्हें अब भी याद ना आ सका कि वो आवाज किसकी है। मेरा ख्याल है हम इसका मुंह कोठरी के दरवाजे की तरफ कर देते हैं।
इस तरह चेहरा तो कुछ तो रोशनी में हो जाएगा, दूसरा ये कि कुछ देर गुजरने के पर ये रोशनी काफ़ी हो जाएगी और हम देखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफेसर बोले। उन्होंने कैदी के चेहरे का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। चेहरा उनके लिए जाना पहचाना नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि चेहरे पर मेकअप कर दिया गया हो, प्रोफेसर बोले। ओ हाँ, इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि इन कैदियों इनको कोई नशा आवर दवा दी गई है, इसलिए ये अपने होश में नहीं हैं। जब इस दवा का असर ख़त्म होने के करीब होता होगा तो ये फिर दवा दे देते होंगे, बस खाने पीने की हद तक होश में आने देते होंगे। ज़रूर यही बात है। तुम उनके चेहरे से मेकअप उतारने की कोशिश करो, क्योंकि ये ज़रूर हमारे मुल्क के कोई अहम आदमी है और इस जहाज़ पर यही वो कीमती चीज़ है जिसे ये लोग ले जा रहे हैं। हो सकता है अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी हमने दूसरे कैदियों को नहीं देखा, महमूद ने सर हिलाया और फिर वो तीनों कैदी के चेहरे का जायजा लेने लगे। जल्द ही उन्होंने जान लिया कि चेहरे पर वाकई मेकअप किया गया है। अब उन्होंने मेकअप उतारने की कोशिश शुरू कर दी। काफी देर कोशिश करते रहे लेकिन कामयाब ना हो सके। आखिर थक कर महमूद ने उस शख्स को जोर से झंझोड़ा। तब कहीं जाकर उसके मुंह से निकला कौन। आवाज अब भी जानी पहचानी महसूस हुई, लेकिन वो अब भी ना जान सके वो कौन है। अब तो उनकी बेचैनी बढ़ गई। या अल्लाह रहम, आखिर हमें किस तरह मालूम होगा कि ये कौन है। इन्हें और हिलाओ, जोर से हिलाओ, यहां तक कि ये होश में आ जाएं। मेरे पास राडक पीटर के आदमियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, वरना कोई दवा सूंघाई जा सकती थी, प्रोफेसर बोले। कोई बात नहीं अंकल, आखिर को ये होश में आ ही जाएंगे। हाँ ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन उस वक़्त जब तुम खुद बेहोश हो चुके होगे, एक आवाज़ गूंजी। साथ ही कैद खाने का दरवाज़ा खट से बंद हो गया। वो बुरी तरह उछले। उन्होंने देखा कोठरी के दरवाजे पर सलाखों पर हाथ रखे राडक पीटर और उसके पीछे चारों कलाशनकोफों वाले तंदिया अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। लो अब इत्मीनान से इसका मेकअप उतारते रहना, इससे बातें करते रहना, तुम्हें मालूम हो जाएगा ये कौन है। लेकिन यहाँ तक कहकर वो रुक गया। लेकिन के बाद की गाड़ी रुक क्यों गई? फारूकी ने बुरा सा मुंह बनाया। हद हो गई। अरे भाई, लेकिन की कोई गाड़ी नहीं होती, महमूद ने झल्लाकर कहा। तुम्हें कैसे पता? फारूकी ने हैरान होकर कहा। लो और सुनो, पूछ रहे हैं तुम्हें कैसे पता? फरजाना ने जल भुनकर कहा। जो तुम कहती हो वो पूछ लेता हूँ, फारूकी ने पट से कहा। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? फरजाना ने आंखें घुमाई। जरूर, क्यों नहीं, ये लो हो गया चुप। अब तुम लोग अपनी बात कर लो। ये तुम चुप हुए हो? महमूद तेज आवाज में बोला। नहीं नहीं, अब हो रहा हूं, उसने घबरा कर कहा। अच्छा तो मिस्टर राडक, अब आपका क्या प्रोग्राम है? राडक नहीं, राडक, उसने झल्लाकर कहा। वही वही। वैसे आपका नाम जरा मुश्किल सा है। छोड़ दो गैस, ताकि ये भी कैदी की तरह बेबस हो जाएं। अब इनसे बातचीत हम शर्मीना में जाकर करेंगे, लेकिन वहां भी हम क्या बात करेंगे? वहां तो हमारे मुल्क के जिम्मेदार तरीन लोग इनसे बात करेंगे। और सच्ची बात यह है कि मज़ा वहीं आएगा बातचीत करने का। उन अल्फाज के साथ ही उन्होंने तेज़ बू महसूस की। उन्होंने अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई और बेतहाशा खांसी शुरू हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें यूं लगा जैसे जिस्मों से जान अब निकली कि अब निकली, और फिर उन सब की आंखें बंद होने लगीं, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गए। उनकी आंखें खुली तो वो उसी कोठरी के फर्श पर थे। वो सिर्फ आंखें खोल सकते थे या फिर ज़रा सा सर इधर उधर कर सकते थे। सर इधर उधर करके उन्होंने जान लिया कि अब वो कैदी इस कोठरी में नहीं है। महमूद ने हलक से आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन हलक से आवाज़ भी ना निकल सकी। गोया वो एक दूसरे से बातचीत करने के काबिल भी नहीं रहे थे। उन सब ने बात करने या हिलने जुलने की कोशिश की, लेकिन वो ज़रा भी ना हिल सके, ना कोई लफ्ज़ मुंह से निकाल सके। बस गर्दन को थोड़ी सी हरकत दे सकते थे।
या सोच और समझ सकते थे, सुन भी सकते थे और बस। ऐसे में कोठरी का दरवाजा खुला और क्रिस्टल की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। क्या हाल है दोस्तों? लेकिन नहीं, तुम अपना हाल बताने के काबिल कब हो? अब तुम लोगों को उठाकर ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये मिस्टर राडक भी खूब हैं। ये नहीं कि तुम्हें पड़ा सड़ने दे कोठरी में। अब हुक्म हुआ है इन लोगों को ऊपर लाया जाए, थोड़ी तफरी रहेगी। उन्हें तफरी की सूझी है और हमें तुम लोगों को उठाकर ऊपर ले जाना पड़ेगा। चल कर तुम जा नहीं सकोगे। फिर उन्हें दो दो आदमियों ने मिलकर उठाया और ले चले ऊपर, यहां तक कि अर्शे पर लाकर पटका। उन्हें चोट तो बहुत लगी, लेकिन वो आह भी नहीं कर सके। हल्की सी आह किसी के मुंह से निकली भी तो शोर में उसका किसी को पता ना चला। आ गए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। जहाज के तमाम साथी उस वक़्त अर्शे पर जमा हैं। लो दोस्तों, मैं इन नए मेहमानों का तारफ़ कराए देता हूँ। ये बहुत मशहूर लोग हैं, अपने मुल्क के नामी गिरामी लोग, अपने मुल्क के सबसे बड़े हमदर्द। जब ये प्रोग्राम मेरे हवाले किया गया तो इन सब से खूब तारफ़ कराया गया। इनकी फिल्में दिखाई गईं, एक एक की आदत बार बार दिखाई गई और इनके पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे ये असले का काम लेते हैं, वो चीज़ें भी बार बार दिखाई गईं। फिर ये कैसे मुमकिन था कि महमूद के जूते की एड़ी वाले चाकू के बारे में मुझे मालूम ना होता? मैं जानता था ये इस कैबिन की दीवार में सुराख करके कैद खाने तक ज़रूर जाएंगे। सो ये गए, लेकिन कुछ भी ना कर सके। अब तुम सब देख लो अर्शे पर किस तरह बेबस पड़े हैं। लेकिन सर, ये चक्कर क्या है? हमारा जहाज़ तो खालस तिजारती जहाज़ है। क्रिस्टल ने हैरत ज़ाहिर की। हाँ क्रिस्टल, ये ठीक है, हमारा जहाज़ तिजारती जहाज़ है, लेकिन इस जहाज़ के पर्दे में हम दरअसल अपना काम करते हैं। इस मुल्क की अहम चीज़ें जहाज़ के ज़रिए अपने मुल्क में ले जाते हैं। इस सिलसिले में मुल्क के कुछ बड़े लोग हमारी मदद करते हैं। मसलन इस मर्तबा हमारी मदद वज़ीर ख़ारजा शेख जिब्रान ने की और उसकी मदद से हम इस मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को ले जा रहे हैं। और जब तक हम अपने मुल्क पहुँचेंगे, इनके मुल्क में किसी को उनके गायब होने का कानो कान पता नहीं चलेगा।